वेलकम टू माय क्लास। तो हम लोग ज्योग्राफी का 4th चैप्टर एयर के बारे में पढ़ रहे थे। तो इससे पहले के क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर जो 5 लेयर्स के बारे में पढ़े थे, उसके बाद वेदर और क्लाइमेट के बारे में पढ़े एंड देन टेम्परेचर के बारे में डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग देखेंगे एयर प्रेशर और विंड क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं एयर प्रेशर। तो आप लोगों को ये जान के हैरानी होगा कि जो एयर होता है उसका प्रेशर भी होता है और वो हमारे बॉडी के ऊपर बहुत तेज़ी से वो प्रेशर डालते हैं, बहुत ज़्यादा फोर्स से वो प्रेशर डालते हैं, लेकिन हमें उस प्रेशर का फील नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो प्रेशर होता है एयर का वो सभी डायरेक्शन से होते हैं, वो चारों दिशा से वो हमें प्रेशर डालते हैं और हमारा जो बॉडी है वो भी उल्टा प्रेशर डालता है एयर को, मतलब काउंटर प्रेशर वो करता है एयर के ऊपर। तो इसलिए हमें जो प्रेशर होता है वो उतना फील नहीं होता है। तो एयर का जो प्रेशर होता है वो एयर का जो वेट होता है वो अर्थ के सरफेस के ऊपर कितना फोर्स से वो डाल रहा है उसके हिसाब से डिफाइन करते हैं। तो हम लोग एयर का एटमॉस्फेयर से जो लेयर्स होते हैं, जो ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर था, तो लेयर्स बाय लेयर्स हम जितने ऊपर जाएंगे एयर के, उसका जो प्रेशर है वो उतना घटता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। तो जो एयर का प्रेशर होता है वो सी लेवल में सबसे ज़्यादा रहता है, समंदर किनारे पे। वहीं वो जितना हम लोग ऊपर उठते जाएंगे वो उतना हल्का होता जाएगा या फिर वो डिक्रीज होता जाएगा। तो जो हॉरिजॉन्टली डिस्ट्रीब्यूशन होता है एयर प्रेशर का, हॉरिजॉन्टली मतलब पूरा सीधा जो रहता है, लंबा नहीं, ऐसे फैला हुआ सीधा। तो जो सीधा जो एयर प्रेशर होता है वो टेम्परेचर के हिसाब से इन्फ्लुएंस होता है। तो जिस एरिया में ज़्यादा टेम्परेचर गिरता है उस एरिया का जो एयर होता है वो गर्म हो जाता है, हीटेड होता है, और हीटेड होने की वजह से वो हल्का हो जाते हैं। तो हल्का होने से वो ऊपर उठ जाते हैं, जिसके वजह से जो एयर का प्रेशर होता है वो भी कम हो जाता है। वहीं जिस एरिया में, तो उससे क्या होता है, हल्का होने से वहाँ पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। तो लो प्रेशर मतलब प्रेशर कम रहना। तो जिस एरिया में लो प्रेशर होता है उसमें क्लाउडी स्काइज और वेदर जो होता है वो हमेशा वेट होता है, हमेशा बारिश होता रहता है लो प्रेशर एरिया में। तो वहीं जिस एरिया में टेम्परेचर कम रहता है, लो टेम्परेचर रहता है, उस वहाँ पे जो एयर होता है वो ठंडा रहता है, कोल्ड एयर रहता है। और कोल्ड होने की वजह से वो ज़्यादा हेवी हो जाते हैं, वज़नदार हो जाते हैं, और वज़न होने की वजह से वो नीचे सिंक होते हैं, मतलब वो नीचे बैठ जाते हैं, जिसके वजह से कि उस समय उसके एयर में हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। तो जो हाई प्रेशर एरिया होता है उस एरिया का जो स्काइज होते हैं वो क्लियर्स होते हैं और सनी स्काइज होता है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होते हैं सनशाइन, और उसमें उतने क्लाउडी या फिर बारिश नहीं रहता। तो इससे ये समझ में आ गया कि जो एयर अगर हल्का होता है तो वो लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, और एयर अगर ठंडा होता है, हेवी होता है, तो उसमें हाई प्रेशर एरिया क्रिएट होता है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतने लो प्रेशर, जितना कम टेम्परेचर उतना हाई प्रेशर। और जो एयर होता है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो होता है, वो बहता है, क्योंकि जब एयर हल्का होता है तो ऊपर उठ जाते हैं, और जो नीचे का एरिया खाली हो जाता है तो उसको फील करने के लिए हाई प्रेशर से हवा बह के आते हैं। तो हमेशा जो एयर होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहता है। तो ये था एयर प्रेशर के बारे में। अभी नेक्स्ट देखते हैं विंड। तो विंड का मतलब होता है द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इज कॉल्ड विंड। तो जो हाई प्रेशर से हवा जगह को फील करने के लिए लो प्रेशर की ओर बहता है तो उसी को ही बोलते हैं विंड। तो विंड है वो कभी कभी बहुत ही तेज़ी से बहता है, बहुत ज़्यादा ज़ोर से बहता है, और अपने साथ कभी कभी सूखी लीव्स लेके आता है, तो कभी किसी घर का छत उड़ जाता है, तो कभी बड़े बड़े पेड़ जो है वो उखड़ जाते हैं। तो किसी समय जो विंड से बहुत ज़्यादा प्लीजेंट रहता है, बहुत हल्के से बहता है, उनके साथ वो ठंडी हवा लेके आते हैं, या फिर जो स्मोक्स होते हैं वो धीरे धीरे जेंटली वो उड़ता है, या फिर छोटे छोटे धूल उनके साथ लेके आते हैं। तो जो विंड होते हैं वो कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग कि हम उसके सामने ठीक से चल भी नहीं पाते हैं, या फिर जो हम छाता पकड़ के जाते हैं तो उसको वो उड़ा ले जाता है। तो इसी हिसाब से जो विंड से उसको तीन टाइप में डिवाइड किया गया है। एक है परमानेंट विंड्स, दूसरा है सीजनल विंड्स, और तीसरा है लोकल विंड्स। तो सबसे पहले देखते हैं जो परमानेंट विंड्स है वो क्या है। तो परमानेंट विंड्स मतलब वो विंड्स, इनको जो है ट्रेड विंड भी बोलते हैं, वेस्टर्ली भी बोलते हैं, या फिर ईस्टर्ली। तो ये होते हैं परमानेंट विंड्स। एक है ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज विंड और ईस्टर्लीज विंड। तो इसमें पिक्चर दिया है, देख सकते हो। तो जो विंड है वो उसको कितने भाग में डिवाइड किया गया है।
जो परमानेंट विंड्स होते हैं वो साल में हमेशा बहते रहते हैं इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो वो एक ही डायरेक्शन में कभी वेस्ट की तरफ बहते हैं तो कभी ईस्ट की तरफ से बहते हैं, जो कि हर साल बहते रहते हैं, इसलिए उनको परमानेंट विंड्स बोलते हैं। दूसरा आता है सीजनल विंड्स, तो ये सीजन के हिसाब से बहते हैं। तो ये जो है अपने डायरेक्शन चेंज करते हैं सीजन के हिसाब से। जैसे कि एग्जांपल मानसून इन इंडिया, तो मानसून विंड जो होते हैं वो इंडिया में खाली एक सीज़न में ही आते हैं, तो इसलिए उनको सीजनल विंड्स बोलते हैं। थर्ड में आता है लोकल विंड्स। तो लोकल विंड जो है वो किसी किसी एरिया में खाली बहते हैं, वो हर जगह पे फ्लो नहीं होते, तो उस एरिया के नाम के हिसाब से उसको नाम दिया जाता है। तो वो दिन में किसी एक पर्टिकुलर टाइम या फिर किसी पर्टिकुलर पीरियड या फिर किसी एक स्मॉल एरिया में ब्लो होता है। जैसे कि एग्जांपल जो लैंड विंड या फिर जो सी ब्रिज बोलते हैं हम लोग, तो जो विंड लैंड से सी की ओर बहता है, या फिर कभी कभी जो विंड होते हैं वो सी से लैंड की ओर भी बहता है। उसके बाद एक और हवा है जो कि हॉट एंड ड्राई विंड्स बोलते हैं, बहुत वो कि खाली समर सीजन में, गर्मियों के सीज़न में वो नॉर्दर्न जो नॉर्थ वेस्टर्न एरिया होता है, जो गंगा प्लेन एरिया होता है, उस एरिया में वो बहता है, जो कि दिन में बहुत ज़्यादा गर्म और डस्टी भरा होता है, धूल मिट्टी उसमें बहुत ज़्यादा रहता है। तो उस टाइप का जो विंड होता है उसको लू बोलते हैं। तो ये आता है लोकल विंड्स में। देखो इसमें जो पिक्चर दिया है, सबसे पहले लिखा गया हाई प्रेशर, पोलर ईस्टर्लीज, फिर सब पोलर लो प्रेशर, फिर दिया है प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज, फिर दिया है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, उसके बाद आता है नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, फिर दिया है इक्वेटोरियल लो प्रेशर, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, देन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। ये जो है नॉर्दर्न साइड में जो है, साउदर्न साइड में भी वही सेम है। तो पहले आता है हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, फिर हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर। तो इसमें देख सकते हो कि जो विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ही बहता है। जो एरो मार्क है उसमें देख सकते हो कि वो एरो मार्क वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर दिखाया गया है। तो ये था विंड के बारे में। अभी देखते हैं एक बॉक्स में, देखो साइक्लोन के बारे में दिया है, नेचर्स फ्यूरी। तो एक साइक्लोन जो कि उड़ीसा में आया था, जो कि ईस्टर्न कोस्ट में है उड़ीसा। तो ये हमेशा साइक्लोन जो है उड़ीसा में बार बार आता है। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या फिर आंध्रा कोस्ट में हमेशा साइक्लोन्स आते रहते हैं। तो एक बड़ा सा साइक्लोन उड़ीसा में आया था 1999 में, ऑन 17, 18, 17 से 18 अक्टूबर के बीच में। तो उस समय वो उड़ीसा के 5 डिस्ट्रिक्ट में वो हिट हुआ था। तो और एक जो सुपर साइक्लोन हुआ था वो 29 अक्टूबर 1999 को। तो ये बहुत ज़्यादा डिवास्टेटेड था, मतलब बहुत वो नुकसानदायक था, बहुत सारे चीज़ को वो डैमेज कर दिया था। तो ये जो डैमेज हुआ था वो 3 फैक्टर्स के वजह से हुआ था। एक था विंड वेलोसिटी, मतलब जो विंड का स्पीड है वो कितना था। दूसरा था रेन, बारिश की वजह से। और तीसरा था टाइडल सर्ज के लिए, जो ज्वार आता है टाइड्स, उसके वजह से। तो जो विंड था वो 260 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो बह रहा था, मतलब 1 घंटे में वो 260 किलोमीटर के स्पीड में बह रहा था। वही वो 36 आवर्स के लिए बहा था, मतलब वो 1 दिन और आधा जो घंटा आता है 36 आवर्स, तो उतने घंटे तक वो बहा था उस समय। तो जो हाई वेलोसिटी ऑफ विंड्स था, जो कि बहुत सारे ट्रीज़ को उखाड़ फेंका था, बहुत सारे कच्चा हाउस को डैमेज किया था, बहुत सारे रूफ टॉप को वो उड़ा ले गया था, बहुत सारे घर का जो छत था वो उड़ गए थे, बहुत सारे इंडस्ट्री जो था, फैक्ट्रीज था, उनके जो शेड्स था, हाउस था, उसको भी वो तोड़ दिया था। जो पावर सप्लाई था या फिर जो टेलीकॉम लाइंस था, टेलीफोन लाइंस था, वो सभी ठप हो गए थे, बंद हो गए थे। हेवी रेन बहुत ज़्यादा हुआ था, जिसमें कि घरों के बीच में हेवी रेन पानी जो था वो घुस गया था। और साइक्लोन जो था वो 3 दिन लगातार वो हेवी रेन होते रहे कंटिन्यूसली, जिससे कि उड़ीसा में फ्लड्स आए थे, बाढ़ भी आया था। और उसमें वो जो उड़ीसा के मेजर रिवर थे, जो महानदी होता है, उसमें भी बाढ़ आया था। और जो साइक्लोनिक विंड्स था, जो कि टाइडल वेव्स के हिसाब से था, वो 20 किलोमीटर तक आया था। और जो इनलैंड, मतलब जो उड़ीसा के अंदर वो था, बहुत ज़्यादा मैसिव डिस्ट्रक्शन लेके आया था, बहुत ज़्यादा वो विनाश लेके आया था कोस्टल एरियाज़ में। जो टाइडल वेव था वो 7 से 10 मीटर ऊंचा, मतलब 7 मीटर से लेकर 10 मीटर ऊंचा तक जो समंदर में जो टाइड्स आता है, ज्वार, वो उतने ऊपर तक पानी उठ गया था, जिससे कि बहुत ज़्यादा जो लोगों का जो प्रॉपर्टी था या फिर जो पेडी क्रॉप्स थे, उसमें सभी में पानी घुसने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था।
जो साइक्लोन होते हैं वो डिप्रेशन की वजह से ओरिजिनेट हुआ था, जो कि गल्फ ऑफ थाईलैंड में वो सबसे पहले ओरिजिनेट हुआ था, जो कि ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर जो कि अंडमान निकोबार का कैपिटल है, तो उसमें वो ओरिजिनेट हुआ था 25 अक्टूबर 1999 में। उसके बाद धीरे धीरे वो नॉर्थ ईस्टर्न वार्ड में डायरेक्शन में वो मूव हुआ। उसके बाद वो और ज़्यादा गहरा हुआ, इंटेंसिफाइड हुआ और एक सुपर साइक्लोन के नाम से वो कन्वर्ट हो गया था एंड हीट द एरिया बिटवीन द एरासेमा एंड द बाइकुड़ा इन उड़ीसा। तो एरासेमा और उड़ीसा के बाइकुड़ा एरिया में वो हीट हुआ, मतलब सबसे पहले वहाँ पे वो लैंड हुआ और 29 अक्टूबर के 10:30 बजे। जो सुपर साइक्लोन था वो उड़ीसा कोस्ट, जो एंटर उड़ीसा कोस्ट था, सभी को वो धो डाला था, सभी को वो पानी पानी कर दिया था। जो भुवनेश्वर और कटक सिटीज़ था और जो 28 कोस्टल टाउन्स था वो सभी में पानी भर गया था। उसके जो वहाँ पे जो 13 मिलियन लोग रहते थे वो सभी लोग बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए थे, बहुत सारे लोग मारे भी गए थे। जो क्रॉप्स था पेडी का, जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स, वो सभी डैमेज हो गए थे। और क्योंकि जो पानी था वो समंदर का पानी वो ज़्यादा नमकीन होता है, नमक भरा होता है, तो इसलिए वहाँ पे टाइडल सर्ज भी हो गए थे। वाटर की वजह से बहुत सारा जो लैंड था वो इनफर्टाइल हो गया था, वो ख़राब हो गए थे। और जो बड़े बड़े ट्रीज था जैसे कि साल, टीक, बेम्बू प्लांटेशन, वो सभी भी ख़राब हो गए, डिसअपियर हो गए। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट था जो कि पारादीप और कोणार्क के बीच था वो भी पानी के बीच में डूब गया, वेनिस्ड हो गया। तो इतने सारे नुकसान हम लोगों को झेलना पड़ा था साइक्लोन के वजह से। उसके बाद जो लास्ट है वो दिया गया है मॉइस्चर के बारे में। तो मॉइस्चर में देखते हैं क्या है। तो जब वाटर अर्थ के सरफेस से या फिर जो डिफरेंट वाटर बॉडीज होता है लाइक द रिवर, लेक्स या पॉन्ड्स, तो उसमें से जब वो एवापोरेट्स होता है, जब सन का रे गिरता है और गर्मी ज़्यादा होता है तो वाटर जो है वो एवापोरेट होना शुरू होता है। तो एवापोरेट जो होता है उसको बोलते हैं वाटर वेपर। तो जो वाटर वेपर एयर में जाके मिक्स हो जाता है तो उसको बोलते हैं मॉइस्चर। तो मॉइस्चर जो है वो एटमॉस्फेयर में जब ज़्यादा हो जाता है तो उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। तो जब एयर में बहुत सारे वाटर वेपर होता है तो हम लोग उस दिन बोलते हैं कि आज का दिन जो है वो ह्यूमिड डे है, तो आज जो है वो ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। तो जितना एयर जितना ज़्यादा गर्म होता है या फिर जितना वार्म होता है उसका जो कैपेसिटी होता है वाटर वेपर को इंक्रीज़ करने का या फिर होल्ड करने का वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जितना गर्मी लगेगा मतलब उतना ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगा। तो जो ह्यूमिडिटी होता है या फिर जिस दिन ज़्यादा वाटर वेपर होते हैं एयर में तो उस दिन जो कपड़े होते हैं वो जल्दी से सूखते नहीं हैं। कपड़े सूखने के लिए वो बहुत लंबा टाइम लगता है। और हमारे जो बदन से होता है बॉडी से जो स्वेट्स होते हैं, पसीना, वो निकलते रहते हैं और जल्दी सूखते नहीं हैं, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस होता है। या फिर जिस दिन ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहता है या फिर ज़्यादा ह्यूमिड होता है उस दिन हमें ज़्यादा चिपचिपा लगता है, बॉडी जो है वो हमेशा चिपचिपा रहता है, पसीना पसीना लगता है, तो उस दिन जो है ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहता है। तो जब वाटर वेपर ऊपर उठते हैं तो ऊपर जाने के बाद वो ठंडा हो जाते हैं और ठंडा होने के बाद वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मतलब वो पानी के बूंद में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे कि क्लाउड्स बनता है। तो जो क्लाउड्स होते हैं वो ऐसे बहुत सारे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर से वो बनते हैं। तो जब वो वाटर ड्रॉपलेट जो है बहुत ज़्यादा हेवी हो जाते हैं तो वो हवा में फ्लोट नहीं कर पाते हैं, मतलब वो ऊपर जो है वो नहीं रह पाते हैं और वो उसके बाद वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसको हम लोग प्रेसिपिटेशन बोलते हैं या फिर जिसको हम लोग बारिश बोलते हैं। तो जब आसमान में जेट प्लेन्स उड़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि वो लोग अपने पीछे एक ट्रेल्स छोड़ जाते हैं, वाइट कलर का एक धुआं जैसा निकलता रहता है। तो वो जो है उनका जो वाटर वेपर है वो एयर में कंडेंस होने की वजह से ऐसा दिखता है हमें। वो एयर में जो है वो पानी के बूंदे रहने से वो ऐसा दिखता है, जो कि बहुत टाइम तक रहता है। अगर वहाँ उसमें कोई हवा मूवमेंट नहीं करता हो तो वो ऐसे ही एक लंबा सीधा लाइन के जैसा वो दिखता है। तो जो प्रेसिपिटेशन या फिर जो पानी के बूंदे होते हैं जब वो ज़मीन पे गिरता है वाटर के फॉर्म में तो उसको हम लोग रेन के हिसाब से जानते हैं या फिर उसको हम लोग रेन बोलते हैं। तो जितने भी ग्राउंड वाटर होते हैं वो सभी रेन वाटर से ही आते हैं। जब हम लोग ग्राउंड वाटर से जो बोरवेल से हम लोग पानी लाते हैं वो सभी उसी रेन वाटर जो है वो ग्राउंड में स्टोर हो। जो ट्री होते हैं वो वाटर को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। जो ट्री का रूट्स होता है वो पानी को पकड़ के रखता है, उसको अंडरग्राउंड जाने में हेल्प करता है। जैसे हम लोग माउंटेन एरिया में या फिर जो लो लाइंग एरिया होता है उसमें अगर ट्री को काट देते हैं
तो जो पानी होता है वो नीचे चले आते हैं और उसके वजह से नीचे के एरिया में फ्लड्स आने का खतरा रहता है। तो जो रेनफॉल है उसके 3 भाग में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल, दूसरे को बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल और तीसरा को बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल, जिसका पिक्चर देखो बुक में दिया है। तो जो सबसे पहले देखते हैं कि जो कन्वेंशनल रेनफॉल है वो क्या है। तो कन्वेंशनल रेनफॉल में देख सकते हो कि जो वार्म एयर है वो ऊपर उठ रहा है और वहाँ पे वो कंडेंस होके फिर बारिश हो रहा है। वहीं जो ओरोग्राफिक रेनफॉल है यहाँ पे देख सकते हो कि जो मॉइस्ट एयर, मतलब जिस एयर में पानी का ड्रॉपलेट्स होता है, वाटर वेपर मिक्स होके रहता है, जब वो एयर मूव करते हैं और किसी माउंटेन से वो टकरा जाते हैं तो वो वहीं पे ठंडा हो जाते हैं और उसी एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश करवाते हैं, तो उसको बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। और जो साइक्लोनिक रेनफॉल है वो है साइक्लोन की वजह से जो होता है। तो जो जिस एरिया में लो प्रेशर एरिया होता है, जो साइक्लोन आने का खतरा होता है, तो उसके वजह से जो रेनफॉल होता है उसको साइक्लोनिक रेनफॉल बोलते हैं। तो रेनफॉल जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सर्वाइवल के लिए, सभी के लिए, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या फिर वो ह्यूमन बींग्स हो। ये अर्थ के सरफेस को फ्रेश वाटर दिलाता है, क्योंकि जितने भी सी का या फिर ओशन का वाटर्स होते हैं वो सभी सॉल्टी होते हैं, जो कि पीने लायक नहीं होता है। तो जितने भी फ्रेश वाटर हम लोग यूज़ करते हैं वो सभी हमें रेन से ही मिलता है। तो जब रेनफॉल बहुत ही कम होता है तो वो वाटर का स्कैरसिटी देखने को मिलता है या फिर वो वाटर का शॉर्टेज देखने को मिलता है, जैसे कि ड्रॉट होता है। ड्रॉट मतलब सूखापन, जिससे कि क्रॉप्स नहीं होते हैं। उसके जो विपरीत जो है, बारिश ज़्यादा होने की वजह से भी जो है फ्लड्स आने का खतरा होता है और उसमें बहुत सारे लाइफ और प्रॉपर्टी ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए जो बारिश होता है वो बैलेंस में होना चाहिए, ना ज़्यादा कम होना चाहिए, ना ज़्यादा होना चाहिए।